आखिर कैसे सिर्फ 5000 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करके राकेश झुनझुनवाला ने 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ बिल्ड की। अगर तुम सोच रहे हो इसका रीजन सिर्फ टाइटन, पेशेंस या लक था तो तुम गलत हो। मैंने उनके इंटरव्यूज, पोर्टफोलियो हिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डीपली एनालाइज किया। ये कोई मैजिक स्टॉक या सीक्रेट टिप नहीं थी, बल्कि एक रिपीटेबल फ्रेमवर्क था जो उन्होंने लगभग हर बड़े ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फॉलो किया। तो चलो इस फ्रेमवर्क को रिवर्स इंजीनियर करते हैं। ट्रेडिंग फॉर कैपिटल और इन्वेस्टिंग फॉर कंपाउंडिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग गेम्स है और झुनझुनवाला ने दोनों ही खेले हैं, बट अलग अलग रीजंस के लिए। शुरुआत ट्रेडिंग से हुई थी। 1986 में टाटा टी के शेयर से पहला बड़ा प्रॉफिट आया और 1992 के हर्षद मेहता क्रैश में शॉर्ट सेलिंग से भी अच्छा खासा पैसा बना। ये सब फास्ट मूव थे, शॉर्ट टर्म थे और इनका सिर्फ एक ही काम था, कैपिटल बनाओ। बट द क्वेश्चन इज, अगर ट्रेडिंग इतनी ही प्रॉफिटेबल थी तो सिर्फ ट्रेडिंग पे क्यों नहीं रुके? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपने ही रूल्स फॉलो करती है और उन्होंने खुद इस गेम को इस तरह डिफाइन किया था, बाय ऑन द रूमर्स, सेल ऑन द न्यूज। विच मीन्स जब मार्केट सिर्फ न्यूज और नॉइस पे रिएक्ट कर रहा हो तब वहाँ क्विक मूव्स लेने होते हैं, लेकिन ये वेल्थ नहीं बनाते, सिर्फ कैपिटल बनाते हैं। असली कंपाउंडिंग तब शुरू होती है जब वो कैपिटल लॉन्ग टर्म हाई कन्विक्शन इन्वेस्टमेंट में डाला जाता है, और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ट्रेडिंग से जो पैसा बनता है वो लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में चला जाता है इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्ट होने के। और अगर तुम ऐसा करते हो तो कंपाउंडिंग का वो असली मैजिक तुम कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं उस कोर फ्रेमवर्क की जो उनके हर बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे कॉमन था। 5 स्टेप्स है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड्स के अराउंड अपनी थीसिस बनाओ, रैंडम स्टॉक्स पिक मत करो। अब यहाँ पे तरीका ये है, स्टॉक्स देखने से पहले एक सवाल पूछो, अगले 10-15 साल में इंडिया में स्ट्रक्चरली क्या बदलने वाला है, और उस ट्रेंड के अंदर ही कंपनीज फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल, उनकी एक क्लियर थीसिस थी कि जैसे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ेगी लोग लोकल ज्वेलरी पे भरोसा करना छोड़ देंगे और तनिष्क जैसे ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये एक पूरे कंट्री के कंजम्पशन बिहेवियर पर बेस्ड थीसिस थी, किसी चार्ट पैटर्न पर नहीं। सेकेंड, हाई क्वालिटी बिजनेसेस खरीदो, चीप स्टॉक्स नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, एक स्टॉक इसलिए सस्ता हो सकता है क्योंकि बिजनेस ही वीक है। चीप प्राइस और गुड बिजनेसेस दो बिल्कुल अलग चीज है, और इसी बात को उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कहा था, नेवर इन्वेस्ट एट अनरीजनेबल वैल्यूएशंस। मतलब क्वालिटी के लिए थोड़ा ज्यादा प्राइस देना चलता है, बट सिर्फ इसलिए खरीदना क्योंकि प्राइस लो दिख रहा है, ये ट्रैप है जिसमें नए इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंसते हैं। थर्ड, ग्रेट मैनेजमेंट के पीछे इन्वेस्ट करो। नंबर्स देखने से पहले मैनेजमेंट को जज करो, क्योंकि बेस्ट बिजनेसेस भी डूब सकते हैं अगर मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करते। फोर्थ, कन्विक्शन बढ़ाने के साथ पोजीशंस ग्रेजुअली बिल्ड करो। अब यही वो स्टेप है जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर स्किप कर देते हैं। वो एक दिन में सारा पैसा नहीं डालते थे, छोटी छोटी पोजीशंस लेते थे, कंपनी को टाइम के साथ ट्रैक करते थे, और जैसे जैसे थीसिस प्रूव होती थी पोजीशंस बढ़ाते जाते थे। फिफ्थ, मार्केट साइकिल के थ्रू होल्ड करो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। ये सबसे हार्ड स्टेप है क्योंकि इसमें रॉ पेशेंस चाहिए। 2008 का क्रैश हो या 2020 का कोविड क्रैश, हाई कन्विक्शन पोजीशंस को सेल नहीं करते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट टेम्पररीली गिर रहा है। और अगर तुम इन 5 स्टेप्स में से कोई एक भी परमानेंटली स्किप करते हो, जैसे सिर्फ चीप वैल्यूएशन देख के बिना मैनेजमेंट वेरीफाई किए खरीद लेना, ऑनेस्टली तुम एक डिसिप्लिन डिसीजन नहीं ले रहे हो, तुम सिर्फ गेस वर्क कर रहे हो। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं जहाँ ये सारे स्टेप्स एक साथ देखते हैं। टाइटन। आज टाइटन इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और रेप्यूटेड कंपनीज में से एक है, बट अर्ली 2000s में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। स्टॉक प्राइस भी अपने हिस्टोरिक लो के आसपास ही था। ज्यादातर इन्वेस्टर उस वक्त कंपनी को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि शॉर्ट टर्म नंबर्स देखने पर सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा था। बट यहाँ स्टेप नंबर 1 काम आया। माइक्रो ट्रेंड थीसिस सिंपल थी, जैसे जैसे इंडियंस रिच होंगे वो लोकल ज्वेलरी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ देंगे और एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ शिफ्ट करेंगे। और टाइटन के पास तनिष्क था जो एग्जैक्टली शिफ्ट को कैप्चर कर सकता था।
फिर स्टेप नंबर 4 यूज हुआ, पोजीशंस ग्रेजुअली बढ़ाई गई जैसे कन्विक्शन स्ट्रांग होती गई। और फिर स्टेप नंबर 5, डेकेड्स तक होल्ड किया, चाहे स्टॉक कई साल फ्लैट या डाउन रहा हो। बाय द टाइम उनका डेथ हुआ, सिर्फ ये एक पोजीशन 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी, रफली 80 से 100x का रिटर्न। टाइटन अकेला ही कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन की पूरी लाइफ टाइम की वेल्थ से भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर चुका था। अब सोच के देखो, अगर सिर्फ उस वक्त के करंट नंबर्स देखे होते और मैनेजमेंट या माइक्रो ट्रेंड को इग्नोर किया होता तो ये अपॉर्चुनिटी स्क्रीन पे कभी दिखती ही नहीं। अब एसी टाइटन वाले नंबर को देखने के बाद एक नेचुरल इम्पल्स आता है, चलो मैं भी वही स्टॉक खरीद लेता हूँ जो झुनझुनवाला ने खरीदे थे। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो स्टॉक उन्होंने 2003 में खरीदे थे वो आज वही अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं है। उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट, वैल्यूएशन और साइकिल सब कुछ अलग था और उन्होंने खुद ये चीज बहुत क्लियरली बता दी थी। यू कांट मेक मनी ऑन बोरोड नॉलेज। यही बात सबसे ज्यादा रिलेवेंट है जब तुम किसी का पोर्टफोलियो ब्लाइंडली कॉपी करते हो। उनका एज कभी एक स्टॉक था ही नहीं, उनका एज था एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हर नए ट्रेड पे रिपीट होता था। तो कॉपी करना है तो उस प्रोसेस को कॉपी करो, लिस्ट को नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, उनका बिगेस्ट एज इंटेलिजेंस नहीं था। इंडिया में हजारों एनालिस्ट है जो बैलेंस शीट उनसे बेहतर पढ़ सकते हैं। रियल एज था पेशेंस और इमोशनल डिसिप्लिन। सोच के देखो, आखिरी बार तुमने अपना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब बेच दिया था जब मार्केट थोड़ा भी गिरा। ज्यादातर लोग अपनी बेस्ट पोजीशंस एग्जैक्टली उसी वक्त बेच देते हैं जब थोड़ी वोलेटिलिटी आती है, और वही उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक बन जाता है। झुनझुनवाला का अप्रोच इससे बिल्कुल उल्टा था और उन्होंने ये क्लियरली बताया भी था, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। मतलब मार्केट के शॉर्ट टर्म इमोशंस फॉलो नहीं करने हैं, अपनी थीसिस पे ट्रस्ट करना है जब तक एक फंडामेंटल रीजन चेंज ना हो जाए। अब एक ऑनेस्ट बात करते हैं, बड़े मिस्टेक्स भी हुए। DHFL में इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें कि उनके ऑलमोस्ट आधे अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट फेल हो गए थे। इस अप्रोच को उन्होंने खुद एक लाइन में समराइज किया था, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। मतलब गलत होने का डर इन्वेस्टिंग को रोकता नहीं है। सवाल ये है कि जब तुम गलत हो तो लॉस कितना कंट्रोल्ड रहता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब कभी गलत ना होना नहीं है, उसका मतलब है कि जब भी तुम गलत हो लॉस लिमिटेड रहे, और जब तुम सही हो गेन्स इतने बड़े हो कि सारे लॉसेस कवर हो जाए। और यही हमें उस मैथ तक लेके आता है जो पूरी स्ट्रैटेजी का बैकबोन है, असिमेट्रिक रिटर्न। सिंपल समझो, अगर तुम्हारे पास 10 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है और उनमें से 6 फ्लैट थोड़े लॉसेस में भी जाए बट एक इन्वेस्टमेंट 50x हो जाए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो फिर भी मैसिवली प्रॉफिटेबल रहेगा। टाइटन ही ले लो, उसने सारी छोटी छोटी लॉसेस को कई कई बार रिकवर कर दिया, और यही वजह है कि वो 5 स्टेप्स इतने क्रिटिकल है। अगर अपने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक को टाइम से पहले ही बेच दिया जाए तो वो असिमेट्रिक एज खत्म हो जाती है, क्योंकि एक 50x रिटर्न देने वाले स्टॉक को अर्ली एग्जिट करना पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये फ्रेमवर्क तुम आज किसी भी कंपनी पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले पूछो, क्या ये कंपनी जेन्युइन लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड के अंदर है। फिर पूछो, क्या ये बिजनेस क्वालिटी है या सिर्फ चीप प्राइस है। उसके बाद, क्या मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है। फिर छोटी पोजीशन से शुरू करो, थीसिस को टाइम के साथ ट्रैक करो और कन्विक्शन के साथ ग्रेजुअली बढ़ाओ, और सबसे लास्ट में पेशेंस रखो, क्योंकि अगर थीसिस करेक्ट है तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इररिलेवेंट हो जाती है। रिमेंबर, ये फ्रेमवर्क गारंटीड रिटर्न नहीं देता, कोई भी फ्रेमवर्क ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक डिसिप्लिन प्रोसेस देता है जिससे तुम्हारा डिसीजन लक पे नहीं लॉजिक पे बेस्ड हो। तो एक डायरेक्ट सवाल, अगर ये फ्रेमवर्क इतना क्लियर है तो मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर इसे जानने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि जानना और करना दो बिल्कुल अलग चीज़ है। लोग माइक्रो ट्रेंड्स ढूंढ लेते हैं, क्वालिटी बिजनेसेस भी पहचान लेते हैं, बट जब मार्केट 15% गिर जाता है वही डिसिप्लिन टूट जाता है। बिहेवियरल फाइनेंस में इसका एक नाम भी है, डिस्पोजिशन इफेक्ट, जहां इन्वेस्टर अपने विनिंग स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं और अपने लूजिंग स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं। ये एक वाइडली डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टर बिहेवियरल पैटर्न है जो दुनिया भर के मार्केट्स में बार बार देखा गया है। फ्रेमवर्क का नॉलेज कभी काम नहीं करता अगर इमोशनल डिसिप्लिन साथ में ना हो।
तो मैंने तुम्हें इस फ्रेमवर्क का ऑलमोस्ट 80% दे दिया है, जो भी चीज़ें एक वीडियो में कवर हो सकती थी। बाकी 20% जहां असली एग्जीक्यूशन होता है वो एक सेपरेट वीडियो मांगता है, क्योंकि वहाँ शॉर्टकट्स लेना मतलब पूरा फ्रेमवर्क ही डाइल्यूट कर देना। अगर इस वीडियो पे 100+ कमेंट्स आए तो मैं वो पार्ट 2 बना दूंगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।